हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में क्या देखने को मिल सकती है अगर हम एक्सेस में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं। ऑक्सीजन डिस्कवर की थी जोसेफ रिस्ली ने 1774 में। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, गैस है और एक ड्रग है। ऑक्सीजन थेरेपी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। ऑक्सीजन क्यों एडमिनिस्टर की जाती है? पेशेंट की मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए। हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है पेशेंट को जानी चाहिए। अगर हम पेशेंट को ड्राई ऑक्सीजन देते हैं उस वजह से पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस लाइनिंग जो है, उसमें ड्राइनेस हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का एक और एडवांटेज है कि जो रेस्पिरेटरी एयरवे की सिक्रीशंस होती हैं, म्यूकस होता है, वो थिक नहीं होता, थिन होता है, जिससे पेशेंट इजीली स्पूटम को या जो म्यूकस है बाहर निकाल सकता है। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में भी हमें लो कंसंट्रेशन में ही पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन एक ओडोरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, हैवियर होती है देन एयर, स्पोर्टिव इन्फ्लेमेबल गैस, जिसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हेल्प करती है। एनवायरमेंटल एयर में 21% कंसंट्रेशन में हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें 21% कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होती है। जो हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं उसमें हीलियम भी ऐड होता है। सिलेंडर में हीलियम भी ऐड होता है। क्यों ऐड किया जाता है? जो डीप डाउन ऑक्सीजन है सिलेंडर में, उसको बाहर निकालने के लिए, पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, फुल यूटिलाइज करने के लिए हीलियम ऐड करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में। इनहेल्ड एयर में 21% कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होती है जो कि एनवायरमेंट में होती है। जो हम एक्सेल करते हैं एयर, उसमें 16% कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होती है। एनवायरमेंट में प्रेशर कितना होता है? 150 to 160 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वियोलाई में रहता है 104 mm ऑफ Hg। एनवायरमेंट में प्रेशर ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है, जिसकी वजह से हायर प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है और इनहेलेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। जब हम नॉर्मली इनहेल कर लेते हैं उसके बाद हमारे एल्वियोलाई में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हम एक्सेल करते हैं। लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एनवायरमेंट में पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ये प्रोसेस है इनहेलेशन की। लेकिन एक्सेलेशन में क्या होगा? लंग्स में एयर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम हो गया है, जिसकी वजह से एक्सेलेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21% कंसंट्रेशन में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 कंसंट्रेशन में, नाइट्रोजन 79%। एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन रहती है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, नाइट्रोजन 79% और एक्सेल्ड एयर का टेम्परेचर रहता है 34 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन सिलेंडर, इसका व्हाइट शोल्डर और ब्लैक बॉडी हमें देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू WHO ब्लैक बॉडी होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की और व्हाइट टॉप है। ब्लैक बॉडी इंडिकेट करती है कि इसमें 90% ऑक्सीजन है और व्हाइट टॉप जो है इसका ये इंडिकेट करता है कि इसमें 10% हीलियम एडेड है। प्रेशर रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर में 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा कूल प्लेसेस में स्टोर किया जाता है और इसको ओपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हम इससे 15 लीटर पर मिनट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट गैस सिलेंडर के लिए अलग अलग कलर कोडिंग यूज की जाती है। इंडिया में ऑक्सीजन के लिए व्हाइट कलर है। जो मेडिकल एयर है जिसमें ऑक्सीजन और हीलियम है उसमें ब्लैक और व्हाइट है। ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए लाइट ब्लू कलर है, सक्शन के लिए येलो कलर है, नाइट्रोजन के लिए ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रे, हीलियम के लिए ब्राउन एंड साइक्लोप्रोपेन के लिए ऑरेंज। ऑक्सीजन कब कब एडमिनिस्टर की जाती है? जिन कंडीशन में जब पेशेंट में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तब हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर है, कार्डियक फेलियर है, हाइपोटेंशन है, पेशेंट का बीपी डिक्रीज कर गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है, एक्सटेंसिव बर्न है, एनीमिया का केस है, फीवर है, शॉक है, डिज्निया है। डिज्निया इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। दो टर्म है हमारे पास, FiO2 एंड SpO2। FiO2 क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस मिक्सचर। मतलब जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है, विच इज 21%। और SpO2 का मतलब है हमारे में हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसीज में
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन के साथ कितने परसेंट ऑक्सीजन अटैच हो रही है, कितनी ऑक्सीजन अटैच हो रही है, उसको हम बोलेंगे SpO2। FiO2 मतलब इनहेल जो हमने एयर की है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है, और SpO2 का मतलब है हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड की है। पेशेंट में अगर हमने हाइपोक्सिया असेस करना है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन असेस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, ऑब्जर्वेशन, नॉन इन्वेजिव मेथड एंड इन्वेजिव मेथड। 2 टर्म है हमारे पास, हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। ईमिया वर्ड हम यूज करते हैं ब्लड के लिए, तो हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, और हाइपोक्सिया का मतलब है टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो हम टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 3 मेथड से, ऑब्जर्वेशन, नॉन इन्वेजिव मेथड एंड इन्वेजिव मेथड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम पेशेंट को बाहर से असेस करके देख के बताएंगे उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? पेशेंट रेस्टलेस होगा, सांस नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो हमें पेशेंट में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। साइनोसिस, पेशेंट की बॉडी का कलर ब्लू हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। पेशेंट में हमें डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगी, वो अपनी सराउंडिंग के लिए ओरिएंटेड नहीं होगा। अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें अर्ली सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम हमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें हमें साइनोसिस सबसे पहले देखने को मिलेगी। साइनोसिस का मतलब है पेशेंट की बॉडी ब्लू कलर की होगी। ऑब्जर्वेशन में हम कौन कौन सी साइट्स को असेस कर सकते हैं? नेल विड्स असेस कर सकते हैं, स्किन, लिप्स एंड और हार्ड पैलेट को असेस कर सकते हैं। इन सब में हमें साइनोसिस देखने को मिलेगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। नॉन इन्वेजिव मेथड है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन असेस करते हैं, SpO2 असेस करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन जो है अटैच हो रही है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। प्रोब्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम? फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं, ईयर लोब्स पे कर सकते हैं। कॉमनेस्ट साइड जो रहेगी वो हमारी इंडेक्स फिंगर है। रिलायबल जो रहेगी वो रहेगी हमारी ईयर लोब। रिलायबल का मतलब है मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग जो आती है SpO2 की, वो हमारे पास आएगी ईयर लोब से। नॉर्मल सैचुरेशन SpO2 रहती है 80 to 100 mm of Hg और मोर देन 95%। बट COPD के जो पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जो पेशेंट है, वो इस लेवल की SpO2 मेंटेन करके नहीं रख पाते, इसीलिए उनमें हम 88 to 92% नॉर्मल मान के चलते हैं। अगर 88% से कम है नॉर्मल इंडिविजुअल में, जिसको भी अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक्सेप्ट COPD, इसका मतलब है उसको हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है पेशेंट के बॉडी में, टिश्यूज में। प्रोब कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है? इंडेक्स फिंगर में, जो कि हमने पढ़ा, कॉमनेस्ट साइट है ईयर लोब, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, रिलायबल मेथड है। टोज में, नोज, फोरहेड एंड एब्डोमेन, इन सभी साइड से हम SpO2 असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। हर 2 घंटे में जहां पे हमने प्रोब प्लेस किया है वो चेंज होना चाहिए। प्रोब अप्लाई करने से पहले, अगर हम फिंगर पे अप्लाई कर रहे हैं प्रोब, तो नेल पेंट अगर पेशेंट ने अप्लाई किया है तो वो हमने रिमूव करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है, वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं कर पाता है और हमें पेशेंट में फॉल्स रीडिंग देखने को मिलेंगी, हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है। फॉल्स हाइपोक्सिया, स्यूडो हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर में एरर कब कब आ सकता है, रॉन्ग रीडिंग्स कब कब दे सकते हैं? अगर पेशेंट का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हुआ है और उसमें हमने पेशेंट में डाई इंजेक्ट की थी, इसके अलावा फिंगर्स को बार बार मूव कर रहे हैं, साइट जो है जहाँ पे हमने प्रोब अप्लाई किया है वो बार बार मूव की जा रही है, एडिमा है, फ्लूइड अकमुलेशन है उस साइट पे, आर्टिफिशियल फिंगर नेल्स हैं पेशेंट के, या फिर पेशेंट ने नेल पॉलिश, नेल पेंट अप्लाई किया है। इन्वेजिव मेथड आता है हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिससे हम पेशेंट की बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एबीजी एनालिसिस का मतलब है हम पेशेंट की आर्टरी में से ब्लड सैंपल लेके उसमें देखेंगे, मशीन की हेल्प से देखेंगे कि उसमें कितने % ऑक्सीजन है। कार्डियक पेशेंट का, हार्ट के पेशेंट है जो होते हैं, उनका हर 2 घंटे में एबीजी सैंपल, आर्टीरियल सैंपल लिया जाता है, और जो वेंटिलेटर पे होते हैं पेशेंट, उनका हर 8 घंटे में सैंपल लिया जाता है।
आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस है तो हम सैंपल लेंगे आर्टरी से। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी रेडियल आर्टरी, जो हमारे हैंड को सप्लाई करती है। थंब की साइड पे जो आर्टरी है उसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, और जो लिटिल फिंगर की साइड है उसको हम अल्नर आर्टरी बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है रेडियल आर्टरी। सेकंड प्रायोरिटी है फीमोरल आर्टरी, जो कि ग्रोइन रीजन में प्रेजेंट होती है और लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई करती है। अगर हम रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हैं तो उससे पहले हमें एलन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। एलन टेस्ट से हम देखते हैं कि पेशेंट की जो आर्टरी है वो पेटेंट है या नहीं है। पेटेंट का मतलब है वो हमारे हैंड को ब्लड सप्लाई कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर हमने उसको पंक्चर कर दिया और ये पेटेंट नहीं है तो उसकी वजह से पेशेंट के हैंड में नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एलन्स टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं? हम फिंगर्स, दोनों हैंड के जो फिंगर्स हैं उनका यूज करके पेशेंट की रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हाथ को रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुक गई है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट के हैंड में, पेशेंट का हाथ जो है वो लाइट येलो कलर का या फिर व्हाइट कलर का दिखने को मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। और जैसे ही हम रेडियल आर्टरी से प्रेशर रिलीज करेंगे तो पेशेंट का हैंड फिर से हमें पिंकिश कलर का दिखने को मिलेगा, जिसका मतलब है पेशेंट की रेडियल आर्टरी पेटेंट है और हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं। एबीजे एनालिसिस में नॉर्मल वैल्यूज हमें क्या क्या देखने को मिलेंगी? ब्लड का पीएच नॉर्मली रहता है 7.35 टू 7.45। PCO2 रहेगी 35 टू 45 mm ऑफ Hg, PO2 रहेगी 75, हम 80 टू 100 mm ऑफ Hg लेते हैं। HCO3 का लेवल रहता है, बाइकार्बोनेट का लेवल रहता है 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 95% हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, कौन कौन से तरीके से हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो हमारे पास आता है नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, मास्क डिफरेंट टाइप का है, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड एरोसोल मास्क। इसके अलावा ऑक्सीजन हुड एंड टेंट मेथड। फर्स्ट है नेजल कैथेटर, मोस्ट कॉमन मेथड है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन मेथड है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का। नेजल कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं नोज की ओपनिंग के थ्रू, जिनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, और कैथेटर को हम ओरोफेरिंक्स तक एडमिनिस्टर करते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये नेजल कैथेटर है और हमने इसको ओरोफेरिंक्स तक इंसर्ट किया है। नेजल कैथेटर जिस नॉस्ट्रिल में इंसर्ट किया गया है उसकी साइड हर 8 घंटे में चेंज की जानी चाहिए, अदरवाइज एज अ कॉम्प्लिकेशन आपको गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिल सकती है पेशेंट में। फ्लो रेट रहेगा इसका 1 to 4 लीटर पर मिनट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहती है 22 to 30%। कौन सी पोजीशन में हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं? हम रोज पोजीशन लेते हैं, हम रोज पोजीशन पेशेंट को देते हैं या फिर हाई फाउलर्स पोजीशन देते हैं। रोज पोजीशन जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें नेक को हाइपर एक्सटेंड किया जाता है ताकि इजीली कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जा सके। इसके अलावा हाई फाउलर्स पोजीशन, जिसमें हम पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल पे बिठाएंगे। कैथेटर का साइज वेरी करता है 6 to 16 के बीच में। 6 का कलर है लाइट ग्रीन, 8 का ब्लू, 10 का ब्लैक, 12 का व्हाइट, 14 का ग्रीन एंड 16 का ऑरेंज। डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट साइज का कैथेटर इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रोसीजर हम 2% ज़ाइलोकीन यूज करते हैं। लेंथ कैसे मेजर की जाती है नेजल कैथेटर की? टिप ऑफ नॉस्ट्रिल से, नोज की ओपनिंग से हम लेते हैं अप टू 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर जो यूविला है यहाँ तक हम मेजर करते हैं। इसके अलावा कैथेटर हर 8 घंटे में चेंज किया जाना चाहिए। अगर चेंज नहीं करते हैं, एक तो गैसियस डिस्टेंशन हमें देखने को मिलेगी, दूसरा स्टेनोसिस हो सकती है। स्टेनोसिस का मतलब है एयरवे नैरो हो सकता है। ज़ाइलोकीन अप्लाई करनी है टिप ऑफ द कैथेटर पे, और हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेफ्ट नोज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि राइट साइड की तरफ जो नेजल सेप्टम होता है वो थोड़ा डेविएटेड होता है, जिसकी वजह से जो राइट ओपनिंग होती है कंपेरेटिवली टू लेफ्ट ओपनिंग वो स्मॉल होती है। लेफ्ट ओपनिंग थोड़ी लार्ज है राइट से, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एडवांटेज क्या है नेजल कैथेटर के? लो फ्लो रेट में हम ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन लीकेज का रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट के एयरवे में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास नेजल कैनुला, इसको हम नेजल प्रॉन्ग्स भी बोलते हैं, और इसके जो प्रोब्स रहते हैं जिनको नोज में इंसर्ट किया जाता है वो रहते हैं 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 प्रोब्स रहेंगे जो कि हम ईच नॉस्ट्रिल में एडमिनिस्टर करेंगे।
यूजेस क्या है इसके, अगर हमने पेशेंट को लंबे टाइम के लिए ऑक्सीजन देनी है, जिसमें हम मास्क या दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते, पेशेंट को हो सकता है एंग्जाइटी हो दूसरे मेथड से, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो, तो उस केस में हम नेजल प्रॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, नेजल कैनुला यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीओपीडी के पेशेंट में जिनको हमें लंबे टाइम के लिए ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, अब हो सकता है हमें 15 घंटे के लिए उन पेशेंट को ऑक्सीजन देनी पड़े, या फिर अस्थमा वाला पेशेंट है तो उस केस में हम नेजल कैनुला का यूज करते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट में सीवियर एंग्जाइटी है, डिस्निया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सफोकेशन हो रही है, उनको हम नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें पोजीशन हम लो फाउलर दे सकते हैं, सेमी फाउलर दे सकते हैं 30 डिग्री तक या फिर 60 डिग्री तक दे सकते हैं। फ्लो रेट रहेगा 1 to 6 लीटर पर मिनट। बच्चों के केस में 1 से 2 लीटर पर मिनट जाएगा और एडल्ट के केस में वेरी करेगा 3 to 6 लीटर पर मिनट के बीच में। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहती है इसमें 24 to 44%। नेक्स्ट इज मास्क। मास्क डिफरेंट तरह के हैं हमारे पास। सिंपल मास्क है, वेंचुरी मास्क है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क है एंड एरोसोल मास्क है। फर्स्ट इज सिंपल मास्क। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए इमरजेंसी के केस में पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है तो हम सिंपल मास्क यूज कर सकते हैं। इसका फ्लो रेट रहता है 5 to 8 लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन रहती है 40 to 60%। सेकेंड इज वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से बिल्कुल एक्यूरेट कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन जाती है पेशेंट को। इसका फ्लो रेट वेरी करता है बिटवीन 4 to 10 लीटर्स पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 to 60% के बीच में रहती है। डिपेंड करता है कलर कोडिंग के ऊपर। जो ब्लू कलर का है उसमें 24% ऑक्सीजन जाएगी पेशेंट को, फ्लो रेट रहेगा 2 लीटर पर मिनट। व्हाइट कलर जो कि 28% कंसंट्रेशन में देगा ऑक्सीजन और फ्लो रेट रहेगा 4 लीटर पर मिनट। येलो में कंसंट्रेशन रहेगी 35% और फ्लो रेट रहेगा 8। रेड में रहेगी कंसंट्रेशन 40% और फ्लो रेट रहेगा आपका 8। एंड ग्रीन के केस में 60% कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन जाएगी और 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें एक रिजर्वायर बैग भी अटैच्ड होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन इनहेल्ड बाय द पेशेंट आफ्टर एक्सेलेशन। क्या होगा इसमें, जैसे पेशेंट एक्सेल करेगा, एक्सेल्ड की हुई एयर इस रिजर्वायर बैग में जाएगी और वापस जब पेशेंट इनहेल करेगा तो इसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पेशेंट के अंदर चली जाएगी। जो रिजर्वायर बैग रहता है वो रहता है 150 ml, उसकी कैपेसिटी रहती है 150 ml और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 70-90%। हम कब यूज करते हैं ये, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के केस में। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कब हो रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पेशेंट की बॉडी से रिमूव हो गई है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, उस केस में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगी। तो इस केस में हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करनी है जो कि वो एक्सेल कर रहा है, इसीलिए हम पार्शियल रीब्रीदर मास्क यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर मास्क में। जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है इसमें साथ में एनवायरनमेंट की एयर भी मिक्स होती है या फिर हम जो ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को वो भी एडेड होती है। लेकिन जो नॉन रीब्रीदर मास्क है इसमें एनवायरमेंटल एयर जो है वो ऐड नहीं होती। नेक्स्ट नॉन रीब्रीदर मास्क हाईएस्ट कंसंट्रेशन में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो है नॉन रीब्रीदर मास्क। इसकी कंसंट्रेशन रहती है 90 to 100%। फ्लो रेट रहेगा 10 to 15 लीटर पर मिनट और इसका जो रिजर्वायर बैग है इसकी कैपेसिटी रहती है 2 लीटर्स। नेक्स्ट इज एरोसोल मास्क। एरोसोल मास्क में हम एरोसोल्स भी साथ में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एरोसोल से क्या होगा, हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। कौन से केस में कर सकते हैं, जिनमें हमने पेशेंट की सिक्रीशंस जो हैं एयरवे की सिक्रीशंस को थिन करना है। नेक्स्ट टेंट मेथड, बर्न पेशेंट के लिए जिनको हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, फेशियल बर्न है, उनको नेजल प्रॉन्ग्स, नेजल कैनुला है, कैथेटर है या मास्क है, उसके थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते तो हम पेशेंट को टेंट मेथड के थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। इसमें ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली टेंट में जाएगी और वहां से पेशेंट इनहेल करेगा। टेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, 2% एसिटिक एसिड और इसका फ्लो रेट रहता है 10 to 15 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट इज हुड मेथड। हुड मेथड नियोनेट का मतलब है अप टू 28 डेज का बच्चा जो है या फिर इन्फेंट जो 1 साल तक का बच्चा है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें फ्लो रेट रहता है 1.5 to 2 लीटर पर मिनट और ये कुछ इस तरह का दिखता है। ऑक्सीजन थेरेपी अगर बहुत एक्सेस में पेशेंट को चली जाए, मोर कंसंट्रेशन में चली जाए, ज्यादा कंसंट्रेशन में चली जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या देखने को मिलेंगी, इंड्यूस्ड एपनिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है,
रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जिसका मतलब है अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स इसको स्टिमुलेट करती रहती है कि ब्रीद करते रहो। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये स्टिमुलेटेड रहेगा और पेशेंट से ब्रीद करवाता रहेगा। पेशेंट खुद एफर्ट्स लगाएगा ब्रीद करने के लिए। लेकिन अगर हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दे रहे हैं तो मेडुला ऑब्लोंगाटा स्टिमुलेट नहीं होगा क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है और पेशेंट खुद बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाएगा ब्रीथ करने के लिए, जिसकी वजह से हमें एपनिया देखने को मिलेगा। एपनिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग और सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वो सपोर्टिव इन्फ्लेमेबल गैस है, तो इसकी लीकेज की वजह से आग लग सकती है। और फायर के केस में हमने मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, हमने रेस प्रिंसिपल फॉलो करना है, जिसका मतलब है हमने सबसे पहले जो हमारे पेशेंट हैं जो उस एरिया में लोग हैं उनको वहां से रिमूव करना है। उसके बाद अलार्म को एक्टिवेट करना है, कन्फाइन करना है हमने फायर को, जिसका मतलब है हम उसको एक जगह पे रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? दरवाजे और खिड़कियां बंद करके। और जो एक्सटिंग्विशर होगा उसकी हेल्प से हम जो आग लगी है, फायर है, उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एटेलेक्टिसिस हो सकता है, जिसका मतलब है पेशेंट के लंग्स जो हैं, एल्वियोलाई जो हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है, ये बच्चों में हमें देखने को मिलता है। अगर उनमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये बच्चों के केस में। होता क्या है इसमें, जो रेटिना की ब्लड वेसल है, जो रेटिना को ब्लड वेसल सप्लाई करती है, उसमें फाइब्रस पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा या जो प्री मैच्योर चाइल्ड है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। रिमेनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर उसका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा कमुलेट हो सकती है। इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो वो एग्रावेट हो सकता है क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस होगा उसको ज़्यादा फूड मिल रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है पेशेंट में और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। सिस्टमिक का मतलब है जो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैल रहा है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन थेरेपी। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू, इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।